दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर भारत के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्टेल्थ फाइटर जेट का, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चाइना ऑलरेडी स्टेल्थ जेट तैयार कर चुका है और उसे पाकिस्तान को देने के लिए रेडी है। बल्कि खबर तो ये निकल कर आई है कि बड़ी ही रैपिड तरीके से पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर जेट चाइना देगा, यानी कि भारत को दो तरफ से घेरने की तैयारी है स्टेल्थ हथियारों से। और यहाँ पर समस्या भी यही है कि इसका जवाब देने के लिए हमारे पास हमारा खुद का एमका तो है, लेकिन हमें हमारा एमका ही 2035 तक देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अब से 9 साल तक क्या हम बस अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? तो इसका जवाब साफ साफ है नहीं, क्योंकि आप ईरान से जाकर पूछ लीजिए कि आखिरकार स्टेल्थ हथियारों का पोटेंशियल होता क्या है। पिछले ही साल की बात है, ईरान के पास ऑलरेडी एडवांस रूस के दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम तो थे, लेकिन वो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इजरायली F-35 के सामने टिक नहीं पाए। एक हफ्ते तक इसराइल ईरान के अंदर घुसता था और उसकी राजधानी जो तेहरान है वहाँ पर उड़ता था, बम बरसाता था और वापस आ जाता था। और ईरान ने इसके बदले में क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास स्टेल्थ हथियार को चैलेंज देने की ना ही तैयारी थी और ना ही उसके पास ऐसा कोई हथियार था जो कि स्टेल्थ वेपन का मुकाबला कर पाता। और इसी वजह से जब एक हफ्ते तक ईरान के ऊपर बम बरसाए गए और ईरान एक सिंगल F-35 को भी मारकर गिरा ही नहीं पाया। अब आप खुद सोचिए, अगर कुछ ऐसा ही हथियार पाकिस्तान के पास आ जाए और भारत के पास उसे चैलेंज करने को कुछ ना हो तो वो हमारे ऊपर क्या क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी हैरानी की बात ये है कि भारत के अंदर ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि भारत जो 114 राफेल खरीद रहा है, इन्हीं राफेल से भारत चाइना के स्टेल्थ हथियारों को टक्कर देगा और हमें खुद स्टेल्थ हथियारों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसी की वजह से हमारे पुरखों ने एक कहावत बना रखी है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और ये कहावत ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है जो उस लोमड़ी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे बार बार उछलने के बाद भी अंगूर नहीं मिलते और बाद में वो लोमड़ी कहती है कि यार ये अंगूर तो खट्टे होंगे। अब ऐसे में ही आप खुद सोचिए कि अगर स्टेल्थ हथियार इतने जरूरी नहीं है, इतने भी एडवांस वो लड़ाकू विमान नहीं होते, तो आप खुद ये बात बताइए कि फ्रांस जिसके पास खुद लड़ाकू विमान है राफेल जैसा, इवन भारत के पास जो वेरिएंट है इससे भी एडवांस वेरिएंट है फ्रांस के पास, तो आप खुद बताइए कि इतना एडवांस लड़ाकू विमान राफेल उनके पास होने के बावजूद वो खुद क्यों एक स्टेल्थ हथियार बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। जब इतना एडवांस है राफेल, उससे मुकाबला किया जा सकता है एक स्टेल्थ फाइटर जेट का, तो फिर वो अरबों डॉलर क्यों फूंक रहे हैं अपने FCS प्रोग्राम में, जिसके तहत वो अपना खुद का एक स्टेल्थ हथियार जर्मनी के साथ मिलकर बनाना चाहता है। आखिरकार उसके अंदर कोई तो खास बात होगी ही। तो जी हाँ, जरूर है उसके अंदर खास बात, और ये बात हमारी भारतीय वायुसेना बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए जो राफेल 114 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं, ये चाइना के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए नहीं, बल्कि हमारी वायुसेना में जो मिराज रिटायर हो रहे हैं, जो मिग रिटायर हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ जो सुखोई 30 रिटायर होंगे, ये लड़ाकू विमान बस उनकी जगह लेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तो फिर आखिरकार हम इन स्टेल्थ फाइटर जेट को कैसे रिटेलिएट करेंगे, कैसे इनका आंसर करेंगे? तो अब इसका सोल्यूशन भी आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाल ही में जब पुतिन भारत आए थे तो उन्होंने हमें Su-57 का ऑफर दिया था और उस ऑफर पर आज तक भारत ने कोई निर्णय नहीं लिया। और निर्णय क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी तक रूस ने हमें कॉस्ट रिपोर्ट नहीं दी। अगर आपको याद हो तो आप याद करिए, अब से कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि रूस से एक स्पेशल टीम आई है जो कि नासिक में HAL की फैक्ट्री में एक इवेल्युएशन कर रही है कि अगर हमने भारत के अंदर Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाया तो आखिरकार उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कितने में ये बनेगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे और उन सब के अंदर भी कितना खर्चा आएगा। इसी की कॉस्टिंग रिपोर्ट अभी आनी है, जो कि अब इसी महीने HAL को भेजने वाला है रूस, और उसके बाद HAL इस रिपोर्ट को भारतीय सरकार को सौंपेगा और इसी कॉस्टिंग रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार Su-57 को खरीदने की प्लानिंग को मंजूरी भी दे सकती है। इसका साफ साफ मतलब है कि भारत न केवल 114 राफेल परचेज करने वाला है, बल्कि 45 से 60 की संख्या में हम Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भी परचेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि हम रूस से Su-57 परचेज नहीं करेंगे, हम ये Su-57 खरीदेंगे HAL के जरिए, यानी कि रूस अपनी सारी टेक्नोलॉजी देगा HAL को और HAL रूस की मदद से अपनी फैक्ट्रियों में, वो फैक्ट्रियां जो भारत के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पर Su-57 का निर्माण स्टार्ट करेगी। स्टार्टिंग में जो भी असिस्टेंट देना होगा रूस उसे देगा, यानी कि HAL को, और HAL बेचेगी Su-57 भारत सरकार को। और हमें इतना खुश इसीलिए होना चाहिए क्योंकि 114 राफेल जो 36 बिलियन में हम फ्रांस से परचेज कर रहे हैं, उस डील में ना ही तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ना ही इंजन की टेक्नोलॉजी है,
है, ना ही हमें सोर्स कोड मिल रहा है और ना ही हमें 100% मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है। हमें कुल मिलाकर उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और SU-57 में हमें क्या मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम सारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, 100% टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, सोर्स कोड भी हमें मिलेगा। यानी कि जब भी हम SU-57 को भारत में बनाएंगे तो एक तरीके से ये भारतीय फाइटर जेट ही बन जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे एमका को जल्दी से जल्दी बनाने में। और सबसे बड़ी बात की SU-57 के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, एकदम सही बात है, हम सब इस बात को जानते हैं। मैं भी यही बात कहता हूँ कि आज की तारीख में SU-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इंजन एक्सपोज होता है। SU-57 का इंजन साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि वो इसे स्टेल्थ रहने ही नहीं देता। इसीलिए इसके लिए रूस ने AL इंजन तैयार किया है स्पेशली, जो कि इसमें लगाया जा चुका है और फिलहाल रूस इसकी टेस्टिंग कर रहा है और इस साल के अंत तक इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो जाएगी और इस नए इंजन के साथ SU-57 उतना ही स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाएगा जितना कि अमेरिका का स्टेल्थ विमान होता है। यानी कि ये पूरी तरीके से स्टेल्थ बन जाएगा और उस टाइम पर भारत को जो ये SU-57 मिलेगा ये नए AL इंजन के साथ मिलने वाला है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इस नए AL इंजन की टेक्नोलॉजी भी हमें मिले। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, अब मैं आपको और अच्छी बात बताने वाला हूँ। हम जो 114 राफेल परचेज करने वाले हैं वो हमें प्रति लड़ाकू विमान पड़ने वाले हैं 300 से लेकर 320 मिलियन डॉलर के और इसके बावजूद हमें इसमें मीटियोर मिसाइल लग के नहीं मिलने वाली, जो कि राफेल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन भारत को जो SU-57 मिलेगा ये हमें राफेल की आधी कीमत से भी कम में मिलेगा और इसके साथ रूस हमें इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लगा कर देगा और ये भी होगी KH सीरीज की, जो कि एक बैटल टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल है। और यूक्रेन युद्ध में जितने भी वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब इस मिसाइल के सामने हाथ जोड़ चुके हैं। आज तक एक भी हमला ये एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल का नहीं रोक पाए और यही हाइपरसोनिक मिसाइल अब SU-57 में लगकर आएगी और ये सब भी होगा राफेल की आधी कीमत के अंदर। कुल मिलाकर ये वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। और इससे भी मजेदार बात बताऊं तो भारत को अब ये परमिशन भी देगा रूस कि भारत SU-57 को खुद के लिए तो भारत में बना ही ले, साथ ही भारत दूसरे देशों को भी रूस के लाइसेंस के साथ एक्सपोर्ट कर ले। यानी कि SU-57 न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बनेगा बल्कि भारत इसे दूसरे देशों के लिए भी बनाएगा और इससे हमें अमेरिकी सैंक्शंस का भी डर नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि ये लड़ाकू विमान भारतीय कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबंधों की तो कोई बात ही नहीं आती। हाँ, इसकी हम एक लाइसेंस फीस जरूर रूस को देंगे और ये लाइसेंस फीस भी पे करी जाएगी इंडियन रुपीस के अंदर। इसी वजह से अमेरिका के बैंक इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, जिससे कि अमेरिका चाहकर भी हम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यानी कि हमें एक शानदार लड़ाकू विमान एक शानदार प्राइस पर और वो भी एक शानदार मिसाइलों के साथ भारत की मुट्ठी में आने वाला है, जो कि न केवल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला है बल्कि रूस के साथ भी अपने संबंधों को बहुत मजबूत कर देगा और हमारा खजाना भी बहुत सारा बचने वाला है। लेकिन अभी तक जितनी भी बात मैंने आपको बताई है उनमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फाइटर जेट हमारे एमका को जरा भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला, उल्टा कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे एमका को। हम जो उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं हम उसके अंदर SU-57 की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि भारतीय एमका का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर हम यही चाहेंगे कि एमका को भी हम इतनी ही तेजी से बनाएं, इतनी ही तेजी से एमका की मैन्युफैक्चरिंग हो जितना कि अमेरिका करता है अपने F-35 की। अमेरिका हर साल 70 से 80 F-35 बना लेता है, लेकिन ये सप्लाई चेन बनाने में एमका को 8 साल का टाइम लग गया है। लेकिन हमारे लिए ये रेडीमेड होगी क्योंकि हम पहले ही SU-57 को बना रहे होंगे अपने देश में और इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर हम अपने एमका को भी बनाएंगे, वो भी पहले दिन से और बड़ी भारी मात्रा में। कुल मिलाकर देखा जाए 57 का ये जो पूरा ऑफर है ये बहुत ही ज्यादा शानदार है भारत के हिसाब से। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातों में एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, इसे हम जरा भी इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो एमका किल भी हो सकता है। और बात ये है कि हमें कभी भी SU-57 को 60 से ज्यादा की संख्या में नहीं परचेज करना, क्योंकि 60 हमारा पूरी तरीके से एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो हमारी वायुसेना की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पूरी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमने SU-30 खरीदा था सन 2000 के आसपास में, उसके बाद हमारी तेजस की आवश्यकता ही खत्म हो गई पूरे 20 सालों के लिए और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लेट हो गया इसके बाद। इसी वजह से हम ऐसा ना करें, अगली बार इसका हम ध्यान रखें और बड़ी लिमिटेड संख्या में SU
SU-57 परचेस करें और जरूरत पड़े तो फैक्ट्रियों के अंदर जो एक्स्ट्रा हम SU-57 को बना रहे हैं वो हम बड़े बड़े और भी जो देश हैं जैसे अफ्रीकन देश हो गया और भी मिडिल ईस्ट के जो बड़े पैसे वाले देश हैं उन्हें बेच दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बस अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस के ये फाइटर जेट नहीं खरीद पा रहे। इसीलिए भारत उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनेगा। इससे हम उन्हें बेचकर खुद भी कमाएंगे और रूस को भी कमाने का मौका देंगे। लेकिन भारत के पास 60 से ज्यादा नंबर नहीं पहुंचना चाहिए भारतीय वायुसेना के अंदर SU-57 का। हालांकि इस सब पर आपकी क्या राय है, आपकी राय आपके विचार कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। साथ ही अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आपके कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।